बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पार्टी सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है उन चीजों पर जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी रही है, खासकर दिल्ली में। दलित वोटों पे बीजेपी इस बार खास ध्यान दे रही है, यानी कि दलितों को साध कर बीजेपी इस बार दिल्ली में सत्ता वापस पाना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली में 30 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। इन 30 विधानसभा सीटों में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जिसमें 12 आरक्षित सीटें हैं और यहां बीजेपी जल्द से जल्द पहुंचना चाहती है ताकि दलित मतदाताओं को साध कर दिल्ली में जो सत्ता का सूखा है पिछले लंबे समय से, उसको खत्म किया जा सके। इन 30 निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ घर घर संपर्क बढ़ाने के लिए समर्पित विस्तारक और अनुसूचित जाति की एक जनप्रतिनिधि को लगाकर लगभग अभी से ही छोड़ दिया जाएगा। पार्टी ने हाल के लोकसभा चुनाव में 7 संसदीय सीटों में फैले 12 अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये उसके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है और 12 में से 8 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों से अधिक वोट मिले थे। इसलिए उसका विश्वास बढ़ा है कि अगर इस पे काम किया जाए तो दलित मतदाता उसकी ओर आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि भाजपा 2013 के बाद से दलित बहुल सीटों को जीतने में लगातार विफल रही है। पार्टी के लिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना काफी जरूरी है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के शपथ विधि के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक नागपुर विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में एकनाथ शिंदे के हाथ निराशा लग सकती है, क्योंकि शिंदे गुट ने भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्रालय की मांग की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सामने 2 से 3 मंत्रालय का विकल्प रखा है, जिसमें राजस्व, शहरी विकास सहित अन्य कुछ अहम पोर्टफोलियो हैं। इसमें से एकनाथ शिंदे को किसी एक मंत्रालय का चयन करना पड़ेगा। वहीं अजीत पवार गुट जो है एकनाथ शिंदे पर इस मामले में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार ने बीजेपी से वित्त मंत्रालय की मांग की थी, जिस पर बीजेपी जो है वो राजी हो गई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार 11 या 12 तारीख को हो सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर से नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र 3 दिनों का होगा। इसकी शुरुआत शनिवार को हुई। शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन नए सदस्यों के विधायक पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसकी शुरुआत देवेंद्र फडणवीस से शुरू हुई। देवेंद्र फडणवीस के बाद राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी शपथ ली, लेकिन विपक्ष के उद्धव ठाकरे की पार्टी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली। उनका कहना है कि ये जीत ईवीएम की जीत है, जनता का मैंडेट नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई। इसका बहिष्कार करते हुए तीनों ही पार्टी के किसी भी विधायक ने शपथ नहीं ली, लेकिन महाविकास आघाड़ी के समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक ने शपथ ली। इसके बाद महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता उद्धव ठाकरे के घर पर मुलाकात की और आगे के रणनीति के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही तीसरे दिन यानी कि सोमवार के दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम आगे किया गया है। राहुल नार्वेकर पिछली सरकार में भी अध्यक्ष थे। रविवार दोपहर तक नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। यदि राहुल नार्वेकर के अलावा कोई और नामांकन दाखिल नहीं करता है तो राहुल नार्वेकर का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। सोमवार के दिन आखिरी दिन होगा ये विधानसभा सत्र का और कहा जा रहा है कि इस दिन सरकार कोई विशेष बिल भी सदन में पेश कर सकती है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। बेनामी संपत्ति के मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गया है। इतना ही नहीं, जो उनकी संपत्ति जब्त की गई थी उसे भी क्लियर कर दिया गया है। अजीत पवार ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शुक्रवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुनेत्रा पवार की संपत्ति सीज की थी। विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात जो है वो बरामद किए थे।
उसका दावा था कि ये कागजात अजीत पवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति के थे। क्लीन चिट मिलने के बाद उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि जिस अजीत दादा पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप था, उन्हें करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। बीजेपी के साथ आते ही सब लोग जो है पाक साफ हो गए हैं, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस और सपा पे हमला बोला है। कहा, मुसलमानों को कांग्रेस और सपा आपस में लड़वा रही है। संभल में कांग्रेस सपा मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़ा रही हैं। दोनों पार्टियां हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में लगी हुई हैं। इन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय को इनसे सतर्क रहना चाहिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अत्याचार झेल रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है। अब केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस सपा के समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार झेलने वाले सबसे ज्यादा दलित हैं। साथ ही मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर रावण पर निशाना साधा। कहा, संसद में दलित लोग पहुंचे हैं, लेकिन दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर चुप बैठे हैं। वो सिर्फ अपने अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। यही नहीं, बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि आज एक देश का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेताओं की वजह से ये पाकिस्तान में चला गया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हुई हिंसा के मामले में कुछ 400 लोगों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही इनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे और वसूली भी की जाएगी। दरअसल यूपी के जनपद संभल हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में करीब 400 से ज्यादा लोग चिन्हित हुए हैं और 32 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी 400 लोगों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। कुल 400 फोटोग्राफ भी इकट्ठा की गई है। करीब 1 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें जले हुए ट्रांसफार्मर, टूटे कैमरे और जले वाहन शामिल है। जल्द ही पोस्टर लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यही नहीं, संभल हिंसा के मामले में आरोपियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर कुछ जो फैसले हैं उनमें बदलाव किया गया है और पढ़ाई को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने के लिए यूजीसी ने ये फैसला लिया है। दरअसल अगर आपके पास 12वीं में साइंस स्ट्रीम है और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स या कॉमर्स लेना चाहते हैं और उससे जुड़ा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि 12वीं में आपने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई की उसके आधार पर ही आप कोर्स का चुनाव कर सकते हैं और ताउम्र आपको उसी कोर्स से जुड़े विषयों पर रहना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पढ़ाई को और ज़्यादा लचीला बनाने के लिए ये फैसला यूजीसी ने किया है और इसको लेकर पूरा मसौदा भी लगभग तैयार है। यूजीसी ने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम से कक्षा 12वीं करने वाले छात्र अब अपने पसंद के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। आसान शब्दों में कहें तो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स साइंस से जुड़े किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट या कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित किए जाने नेशनल एंट्रेंस टेस्ट या यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रवेश परीक्षा को पास करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स 12वीं की स्ट्रीम से हटकर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट के कोर्स में कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 20। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षा को लेकर कल शुक्रवार को दिन भर हंगामे का दौर चला था। परीक्षा के दौरान नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों में अफवाहों का दौर जारी रहा और इसके बाद छात्र प्रदर्शन करने आए थे, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। बाद में देर शाम तक हंगामा चलते रहा और उसके बाद कल देर शाम में आयोग की तरफ से ये एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कहा गया है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी। आयोग का कहना है कि यह सिर्फ कुछ कोचिंग माफियाओं के चलते यह दुष्प्रचार फैला था और इसका सोशल मीडिया पे अफवाह फैली थी, जिसकी वजह से छात्र इस पर भ्रमित हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिन भर हंगामे का दौर चलता रहा और जब आयोग को इस बात की जानकारी थी तो उससे पहले ही ये विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई थी, इस बात की सूचना छात्रों को क्यों नहीं दी गई थी। जबकि दिन भर हंगामा चला, कई छात्र इसमें जख्मी हुए हैं और इस दौरान कई जो छात्र नेता हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस ने भी अलग अलग FIR दर्ज की है, जिसमें कुछ कोचिंग संचालकों और छात्र नेताओं को भी इसमें नामजद बनाया गया है। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं और वहीं मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। इतना नहीं, जिस तरह से देखें कि लगातार जो हिंदू संगठन है यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के लेकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है।
लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले को लेकर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंदू संगठन और बीजेपी के जो नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कोलकाता के इस्कॉन मंदिरों में जिस तरह से देखिए कि हरे राम हरे कृष्णा द्वारा शांति एक तरह से मिছিল यहाँ पे निकाला जा रहा है, शांति कीर्तन किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं को जो वहाँ पे बंगाल में जो हिंदू हैं कहीं न कहीं बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हैं उनको लेकर चिंता है और उनको चिंतित है। उनका कहना है कि इस पे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करे और हिंदुओं की कैसे रक्षा किया जाए इस पे विचार किया जाए। और लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे शांति हो और बांग्लादेश में हिंदू को कैसे सुरक्षित किया जाए इसको लेकर चर्चा किया जा रहा है। और जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हैं और यदि उन्हें कोई जरूरत है तो भारत सरकार उनकी मदद करे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में करीब 33 साल पहले हुई 70 पदों पर भर्तियों को अब उच्च शिक्षा विभाग ने अमान्य बताते हुए निरस्त कर दिया है। ये भर्तियां 1991 में हुई थी और इसमें प्यून से लेकर जो बड़े बड़े पदों पर ये भर्तियां हुई थी 70 जो भर्तियों को अभी जो आदेश निकाला उच्च शिक्षा विभाग ने कि इन जो भर्तियां इस तरह से हुई थी उनको अमान्य बताते हुए निरस्त किया है। आपको बता दें कि ये भर्तियां उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से की गई थी और इसमें अब पूरे यूनिवर्सिटी में इस तरह की जब बात सामने आई तो हड़कंप मच चुका है। और इस मामले में आपको बता दें कि कर्मचारी जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन भुगतान की बात की जाए तो इस पूरी जो अवधि है इसमें 252 करोड़ का भुगतान हुआ है इन पदों पे जो भर्तियां हुई हैं उनको जिस तरह से की गई थी। आपको बता दें कि इसमें अलग अलग तरह के जो कैडर के अधिकारी भी शामिल हैं, प्यून भी शामिल हैं। इसमें ओएसडी के 4 पद, अनुभाग अधिकारी के 7 पद, अधीक्षक के 12 पद और सहायक ग्रेड के 1 से 12 पद, सहायक जो ग्रेड है इसके भी 2 से 12 पद, ऑफिस में काम करने वाले 15 पद, चपरासी के 4 पद शामिल हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जिसका नाम सुनील जैन बताया जा रहा है। दरअसल में सुनील जैन यमुना कॉम्प्लेक्स से मॉर्निंग वॉक के बाद में इसी रास्ते से यहाँ से आ रहा था। जैसे ही वो सुनील जैन जो है वो यहाँ पर इस रास्ते से होते हुए जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ आने के बाद में सुनील जैन के ऊपर 2 अज्ञात हमलावर जो थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली जो है वो यहाँ पर मारी, देख सकते हैं कि जो ये निशान है यहाँ पर जो है ये फायरिंग के पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहली गोली यहाँ मारने के बाद में सुनील जैन जो है जैसे ही आगे की तरफ भागा तो उसके बाद में फिर यहाँ पर फायरिंग की गई। दोनों शख्सों ने आगे से उसको जो है घेर लिया। उसके बाद एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। करीब 8 राउंड फायरिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। 8 राउंड फायरिंग में जो सुनील जैन है उसकी मौत हो गई है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात में फर्जीवाड़े की फहरिस्त में सामने आया एक और कांड। 70,000 रुपया देकर बना रहे थे डॉक्टर, सूरत में पकड़ी गई पूरी गैंग। लाखों रुपए खर्च कर लोग डॉक्टर बनने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन सूरत में एक गैंग महज 70,000 में मेडिकल डिग्री देकर डॉक्टर बना रहा था। सूरत का ये गिरोह 8वीं पास को भी 70,000 रुपए में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BEEMS डिग्री देकर डॉक्टर बना रहा था। इस मामले में अब तक करीबन 1200 फेक डिग्री देने वाले 10 फर्जी डॉक्टरों समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूरत का रसेश गुजराती, अहमदाबाद का BK रावत और सहयोगी इरफान सैयद इस कांड के मुख्य आरोपी हैं। रसेश गुजराती और BK रावत बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन अहमदाबाद की आड़ में अपना गिरोह चला रहे थे। इन लोगों ने डिग्री रजिस्ट्रेशन के लिए एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई हुई थी। ये दावा करते थे कि बोर्ड BEHM का राज्य सरकार के साथ गठजोड़ है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह डिग्री के लिए 70,000 रुपए लेता था, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी देता था। इसके अलावा हर साल रजिस्ट्रेशन, रिन्यू या फिर प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 1500 से 5,000 रुपए भी वसूलता था। फर्जी डिग्री के साथ साथ ये अपने ग्राहकों को ये भी कहता था कि वो बिना डरे मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़। जम्मू कश्मीर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का सीधा असर जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। शीतलहर लगातार दौड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई पर्यटक स्थलों पर जो बर्फबारी हुई है उस बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक जो है भारी संख्या में पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने भी देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को अपनी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े,
उसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए हैं। और जम्मू कश्मीर के जिन पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी हुई है वहां पर पर्यटक बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे वहां पर जिनका व्यवसाय जो है वो पर्यटक से जुड़ा हुआ है, पर्यटकों से जुड़ा हुआ है, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि वो खुश है, क्योंकि पर्यटक बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और उनका काम भी 2 गुना बढ़ गया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। आर्जिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की 10 मांगे थी और राज्य सरकार ने इनकी कुछ मांगों को पूरा किया था। बाकी मांगे जिस तरह से पीड़िता परिवार को न्याय मिलना चाहिए था और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, और जो अधिकारी जो स्वास्थ्य भवन में भ्रष्ट है उनको उनके पद से हटा देने की बात किया जा रहा था जूनियर डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन इनकी मांगे पूरा न होने की वजह से अब एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य भवन का आज घेराव कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के जो माता पिता है दर दर की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने एक फेसबुक पर पेज बनाया है लोगों की सहानुभूति और मदद के लिए। यानी पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अभी तक महज सिविल वॉलंटियर संजय राय की ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला जैसे लग रहा है जूनियर डॉक्टरों को ठंडा होते जा रहा है, अभी तक दोषियों को और नहीं पकड़ा गया। आखिर इसके पीछे कौन है, पूरे मामले की जांच के तह तक जल्द से जल्द किया जाए। इसी के तहत आज एक बार फिर से जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य भवन घेराव हो रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।